कैसे हो? आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 लेके। हम लोग स्टार्ट किए थे सॉल्यूशन, चैप्टर 2 था 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन। हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म। जो लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं, एक बार पीछे जाके यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, जाके देख ले। और आज लेक्चर नंबर 3 में हम कंसंट्रेशन टर्म से आगे चलते हैं। पहले मास परसेंटेज पढ़ चुके हैं, W/V परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज, वॉल्यूम प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज, W/V परसेंटेज। यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, और बेसिक सॉल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ले चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। इस तीनों कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने से पहले हमको थोड़ी बहुत जानकारी मोल कॉन्सेप्ट की होना ज़रूरी है। तो अब मोल कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं। एक बार हम इसको रिकॉल करके फिर मोलरिटी पे आएंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट जानने से पहले आपको एटम, आप जानते हैं कि ऑल मैटर मेड अप किससे, एटम से मिलकर बना है। जितने भी मैटर है वो उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, एटम। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये एटम के अंदर होता है। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हम ये भी जानते हैं एटम के 2 पार्ट हैं। पहला न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस, और क्या है ऑर्बिट। और हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है, एटम के न्यूक्लियस में, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट के एलिमेंटों में मूव करता है, चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। आज एटम इतना छोटा है कि इसको हम देख नहीं सकते हैं, अपने नेकेड आई से इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो एटम का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इतना छोटा पार्टिकल है, इसका मास हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने के लिए हमको किसी रिस्पेक्ट में लेना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो मेरा रिस्पेक्ट है ये, पहले एटॉमिक मास कैलकुलेट करने से पहले हमको यूनिट तैयार करना होगा कि आप, क्योंकि एटम के लिए केजी, ग्राम ये सब तो लगा नहीं सकते हैं कि इतना छोटा है। इसलिए पहले हम केमिस्ट्री में एटम के मास या मॉलिक्यूल के मास को डिफाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमको एक यूनिट की आवश्यकता होती है, इकाई की। जो इकाई हम लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट, क्या है एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट में बोलेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। हिंदी वाले लिखेगा परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, ये यूनिट हम डिफाइन कर रहे हैं। यूनिट डिफाइन करने के बाद हम एटॉमिक मास पे चलेंगे। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, हम जानते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं आइसोटोप्स, 3 होते हैं, 6, 12, 13, 14। ये क्या है आइसोटोप्स, क्या है आइसोटोप्स। कार्बन के आइसोटोप्स हैं 12, 13, 14। ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। ये समस्थानिक क्या है, समस्थानिक वे स्पेसीज होते हैं जिनके परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो और परमाणु संख्या सेम हो, उसे क्या बोलेंगे, आइसोटोप समस्थानिक। अब ये कार्बन C12 को हम रिफ्रेंस में लेंगे। कार्बन C12 के एक एटम, कार्बन C12 सिर्फ कार्बन देने से पता नहीं चलता है कि 12, 13, 14 कुछ भी हो सकता है। अगर हम C12 लिख देंगे तो इसका मतलब है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। ये नेचर में 90% मिलता है, ये नेचर में कम मात्रा में मिलता है, ठीक है। इसलिए हम इसको रेफरेंस में लेंगे। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12
मतलब कि कार्बन 12 के एक एटम के मास, कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मान लीजिए एक का दूसरा भाग, एक का 5वां भाग 1/5, एक का 6ठा भाग 1/6, एक का 7वां भाग, एक का 12वां भाग 1/12। यानी कि ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इसको लिख रहे हैं 1/12, 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम लिखो या एसोटॉप लिखो। यानी कार्बन 12 मतलब एटॉमिक मास उसका 12 है। कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन मास ऑफ वन C12 एटम के 12वें भाग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तब एक वैज्ञानिक ने इससे एटॉमिक यूनिट बनाया और सभी एटम के मास को बनाकर एक्सपेरिमेंटल है वो एक लिस्ट बना दिया। ठीक है, तो 1/12 मास ऑफ वन C12 एटम, कार्बन 12 के एक एटम, एक परमाणु के मास के 12वें भाग को बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। अब एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर के सहायता से कार्बन C12 के एक एटम का मास पता लगा लिया। तो क्या हुआ? 1/12 इंटू कार्बन C12 बोलते हैं कार्बन 12, ठीक है, मास ऑफ वन C12 एटम, यानी कार्बन 12 के एक एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर से कितना पता लगाया? 1.99 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम। ये क्या है? C12 कार्बन 12 के एक एटम का मास है। ये किससे पता लगाया? मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस है, जिससे कि छोटे छोटे मास को कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, अब इसके 12वें भाग को क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1.99 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम। इसका 12वां भाग देते डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं एटॉमिक मास यूनिट को क्या लिखते हैं? AMU बराबर कितना निकला? 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। इसको सिर्फ याद रखेंगे आप। ठीक है, ऐसी को हम AMU के शॉर्ट में हम U लिख सकते हैं। U क्या है? यूनिफाइड मास। 1U बराबर क्या होगा? 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। अब कैसे हुआ इस पर उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको U का वैल्यू याद रखना है। 1U बराबर इतना होता है या और। ठीक है, ये हमने जिस तरह 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। क्या होता है? 1 kg बराबर 1000 ग्राम। उसी तरह 1U बराबर होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम होता है। आप 1U क्या है? अगर आपसे पूछे U क्या है, ये यूनिट है। U है क्या? तो कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग को हम AMU बोले थे, एटॉमिक मास यूनिट। उसी को AMU को शॉर्ट में हम लिखे हैं U, यूनिफाइड मास। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। चलिए अब एटम देखते हैं। क्लियर? लिख देते हैं यहाँ पे 1U बराबर कितना है? 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं एटम। यहाँ लिखते हैं एटॉमिक मास। ये सब U में ही लेंगे। एटम और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ वन एटम। क्या है? मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ वन एटम। अब देखिए हम कुछ लिख रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में
लिखते जाइए साथ साथ। जहाँ जिसको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट कर दें, कमेंट करके बताएं कि हमको सर यहाँ दिक्कत है, इसमें फिर से हम उसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक बार रिकॉल कर देंगे। ठीक है, मन से पढ़िए, घर पे रह के मन से पढ़िए। आप लोग बहुत अच्छे हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तेज़ हो, कि लॉकडाउन नहीं पढ़ना चाहते हैं। चलिए अब देखिए एटम, हाइड्रोजन, कुछ लिख रहे, कुछ इम्पोर्टेंट एटम का हम मास लिख रहे हैं। आप लोग को याद नहीं रखना है, वो आपको सवाल में दे देगा, या छोटे मोटे एटम का जिसका नंबर कम है उसको याद रख लेना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यू में ले रहे हैं सब। हीलियम का 4, लिथियम का 7 होता है। कार्बन का 12, ठीक है, कार्बन 12 होता है। कार्बन के एक एटम का मास कितना, 12, यू, सब में यू लगाना है, ठीक है। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28, पोटासियम का, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का कितना होता है 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ठीक है। इसको लिखिए और लिख देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, हीलियम का 4U, लिथियम का 7U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, सब में यू लिए हैं, यू में ही लिए हैं। फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23U, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। अब आगे देखते हैं। पोटासियम का 39, कैल्शियम का 40, क्रोमियम का, चल लीजिए, क्रोमियम का 52, मैग्नीज का 55, Fe का, आयरन का 56, ये लिख लिए होंगे आप लोग, आयरन का 56। उसके बाद कॉपर का 63.5, जिंक का 65, आयोडीन का 127, बेरियम का 137, बेरियम का 37, ब्रोमीन का 80। कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट का लिख रहे हैं, सबका नहीं लिखना है। ब्रोमीन का 80। आगे है Au गोल्ड का, Au का 197, Ag का 108। कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख दिए हैं सब यू में, ठीक है, नोट कर ले। चलते हैं आगे। अब देखिए एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास कितना था 23U। ये क्या है, ये बता रहा है सोडियम का मास 23U जो है ये, कि ये सोडियम के एक एटम का मास 1U से कितना टाइम्स भारी है, अधिक है, तो 23 टाइम्स है। एल्युमिनियम का 27 है तो 27U। ये क्या बता रहा है कि एल्युमिनियम का एक एटम का मास 1U से 27 टाइम्स क्या है, हेवियर है, भारी है, ये अधिक है, तो U। अगर आपको सोडियम का 1 एटम का मास बोलेगा 23U, U में है। अगर ग्राम में लाना तो क्या करेंगे इसको, अगर सोडियम का 1 एटम का मास, सोडियम के एक एटम का मास अगर आपसे पूछे ग्राम में तो क्या करेंगे, तो U के जगह लिख सकते हैं इसको 1U, यानी 23 × 1.66 × 10 के पावर -24 ग्राम। ये भी आपको एक एटम का मास हुआ, दोनों को गुना करके लिख दीजिएगा, पावर सरा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सोडियम का एक एटम का मास ग्राम में है, ये U में है, ठीक है। ये आगे देखते हैं। अब है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स
क्योंकि ये लेक्चर डिटेल नहीं करेंगे, लंबा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, सिर्फ फास्ट में लिख रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत रहना। हिंदी लिख रहे हैं सर, इंग्लिश लिख रहे हैं, हिंदी हो इंग्लिश समझना है, साइंस समझने की चीज़ है। मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, ये मॉलिक्यूल अणु। अब ये मॉलिक्यूलर मास को भी हम यू में लेंगे, किसमें लेंगे? यू में, यू में ही लेंगे, यू में ही यूनिट तैयार किए हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर आणविक द्रव्यमान क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक अणु का जो मास होगा उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे H2O, H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? H, इससे पहले लिखे थे H का एटॉमिक मास होता है 1, कितने एटम H के? 2, तो इनटू करना है 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया? 18। उसी तरह अमोनिया NH3, NH3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? N का कितना एटॉमिक, N का एटॉमिक मास कितना है? 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू है कितना हाइड्रोजन? 3 है, 3 कर देंगे बराबर 17 होगा। इसी प्रकार CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम कितना होगा? 40 जोड़ कार्बन का 12 जोड़ ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। 16 इंटू 3 बराबर 100। इसी तरह आप सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए NaOH कास्टिक सोडा, NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? N का कितना होता है? 23 इंटू 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 बराबर 40। हमको बहुत सारा याद है इसलिए हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग को भी हो जाएगा याद, ठीक है। KOH पोटेशियम कितना? 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 कितना होगा? 56। इसी प्रकार C6H12O6 नाम क्या इसका? ग्लूकोज। इसका कितना निकालना है? कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का प्लस 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का प्लस 16 इंटू 6 बराबर 180 होगा, 180। इसी तरह C12H22O11 सुक्रोज। सुक्रोज क्या होगा? कार्बन का होता है 12 इंटू 12 करना है, क्योंकि कार्बन एक कार्बन का 12 तो 12 कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 11 बराबर होगा 342। इस तरह आप सभी का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। और अब यहाँ पे CaSO4 इंटू 2 वाटर है, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट बायहाइड्रेट बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला हुआ, इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम का कितना होता है? 40 जोड़ सल्फर का 32 जोड़ ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। यहाँ जो पॉइंट है यहाँ पे प्लस कीजिएगा, यहाँ 2 लिखिएगा, इंटू जल का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 गुना 2 2 16 18, इसको सीधे 18 से गुना करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये था एटॉमिक मास, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग को तो बोरिंग लगना शुरू हो गया होगा, कितना विद्यार्थी को तो बंद करके भाग गया होगा। चलिए केमिस्ट्री है, पढ़ना है मन से, टेंशन नहीं लेके पढ़ना है। चलिए, क्योंकि हम इतना काम कर रहे हैं मोलैलिटी नॉर्मलिटी, कि आप लोग एक झलक दिखा दे कि पीछे और उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। बहुत इम्पॉर्टेंट है मोलैलिटी। 11th 9th 10th 11th 12th सब जगह मोल कॉन्सेप्ट छाया हुआ है, जानना ज़रूरी है। खाना अधिक खा लेने से पेट प्रॉब्लम हो सकता है, बट पढ़ाई अधिक करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ईमानदार हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं। चलिए अब देखते हैं, गिर जाता है ये, लगा लेते हैं। आगे और चले कि रुक गए?
विद्यार्थी से तो बोलते होंगे सर छोड़ दीजिए, बहुत बोरिंग हो रहा है आपका क्लास। क्या करेगा, बहुत दिक्कत है, बोरिंग तो लगेगा ही, बट बोरिंग को भी बंद नहीं देखने का, बंद करके थोड़ा घूम फिर लीजिए, फिर आके वहीं से देखिए। ज़रूरी नहीं कि आज ख़त्म करना ही तो करना है, जितना समझना जितना पढ़ना उतने पढ़िए। अगर बोरिंग होने लगे तो थोड़ा मोबाइल को रेस्ट कर दीजिए, मोबाइल को भी रेस्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, आज यहीं तक, देखते हैं अगर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे थोड़ा बता देंगे, वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए आप लोग को परेशान उतना नहीं करना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक।